नमस्कार। मैं इससे पहले वाले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थलों के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ जो कि भारत के विभिन्न स्थलों पर हमको खुदाई में मिले। इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। ये सभ्यता अफगानिस्तान से लेके पंजाब, राजस्थान, बलूचिस्तान, दक्षिण भारत, गुजरात, कई इलाकों के अंदर हमको प्राप्त हुई है। ये सभ्यता ताम्रकालीन है। ताम्रकालीन के से मेरा मतलब है इन्होंने तांबे से औजार बनाने की जानकारी प्राप्त कर ली थी। तांबे के साथ साथ ये टीन की खोज भी कर चुके थे, इसलिए इसको ताम्रकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि हमको जो यहाँ पे वस्तुएं मिली हैं वो तांबे की मिली हैं, कांसे की मिली हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस सभ्यता को ताम्र कांस्यकालीन सभ्यता कहा जाता है कि इन दो धातुओं की जानकारी इस सभ्यता को हो चुकी थी। तांबा और कांसा ये जानते थे और इस सभ्यता को हम इसीलिए ताम्र और कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। अब आज मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगा कि ये सभ्यता आखिर है कितनी पुरानी। परंतु मैं आपको ये बता दूं कि जब हम किसी ऐसी सभ्यता के बारे में समय निर्धारित करते हैं जो कि जमीन के अंदर हमको मिलती है, तो उसके बारे में कोई निश्चित जानकारी हमको नहीं हो सकती, क्योंकि हम सिर्फ अनुमानों का सहारा लेते हैं। हम उन वस्तुओं के आधार पर हम उसका समय निर्धारण करने की कोशिश करते हैं जो वस्तुएं वहां पर हमको खुदाई के अंदर मिलती हैं। तो एक अनुमानतः एक समय सीमा निर्धारित होती है। और जब इतिहास में समय की बात आती है तो इतिहास में शताब्दियों का समय होता है किसी सभ्यता को विकसित होने में। हम किसी एक निश्चित समय को ये नहीं कह सकते कि इस समय में ये सभ्यता बनी होगी और इस समय में ही ये सभ्यता खत्म हो गई होगी। सभ्यता को बनने में, सभ्यता को विकसित होने में, सभ्यता को नष्ट होने में शताब्दियों का समय रहा होगा। तो सिर्फ एक अनुमान के आधार पर हम इस बात की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि ये सभ्यता कितनी प्राचीन रही होगी। अलग अलग विद्वान अपने अपने मतों के आधार पर इस सभ्यता के समय को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। परंतु अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और ये शायद रोमन सभ्यता से भी ज्यादा प्राचीन है। तो जब अगर अब आइए हम उन विद्वानों के मतों की जानकारी प्राप्त करें जो कि इस सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं। जो सबसे प्राचीन इस सभ्यता को मानते हैं, जो विद्वान सबसे प्राचीन इस सभ्यता को के बारे में जानकारी देते हैं, उसमें बुली हॉल, गार्डन, बे और राधा कुमुद मुखर्जी ये ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अब इन विद्वानों ने इस सभ्यता को किस समय का माना है, यानी कि इन विद्वानों के अनुसार ये सभ्यता कितनी पुरानी रही होगी, इसकी समय सीमा क्या रही होगी, ये किस समय अस्तित्व में रही होगी, इसके बारे में इन विद्वानों के अलग अलग मत हमको प्राप्त होते हैं। जॉन मार्शल और राधा कुमुद मुखर्जी ऐसे इतिहासकार हैं जो इस सभ्यता को 3250 ईस्वी के आसपास मानते हैं। यानी कि जॉन मार्शल और राधा कुमुद मुखर्जी 3250 के आसपास इस सभ्यता को मानते हैं। परंतु जो दूसरे इतिहासकार हैं के शास्त्री और राजबली पांडे, ये दोनों विद्वान कहते हैं कि इस सभ्यता को बहुत पुराना मानते हैं और ये विद्वान इस सभ्यता को 4000 ईसा पूर्व का मानते हैं, 4000 बीसी का मानते हैं। यानी कि इन सारे विद्वानों में अगर सबसे ज्यादा प्राचीन सभ्यता को कोई मानने वाला इतिहासकार है तो के शास्त्री और राजबली पांडे ऐसे हैं जो इस सभ्यता को करीब 4000 वर्ष पूर्व, 4000 ईस्वी पूर्व का ये मानते हैं। डीपी अग्रवाल अपने समय निर्धारण पद्धति को रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर बताने की कोशिश करते हैं और रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये सभ्यता करीबन 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी के आसपास रही होगी। यानी के अग्रवाल साहब का ये कहना है, ये डीपी
बैकग्राउंड का जो कहना है वो जो आधार है इनका वो रेडियो कार्बन पद्धति है, जो कि समय निर्धारित करने के काम आती है। और ये रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसको 2300 से 1750 ईस्वी का ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन इस सभ्यता को 3500 बीसी से 2250 ईस्वी का मानते हैं, इसके बीच का मानते हैं। व्हीलर उत्पन्न करता है सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत कुछ उन्होंने जानकारी प्राप्त की है, बहुत कुछ उस सभ्यता को समझने की उन्होंने कोशिश की है। और ये इस सभ्यता को करीबन 250 से लेके 2500 से लेके 2500 बीसी से लेके 1500 के मध्य का मानते हैं। यानी कि 2500 बीसी के से 1500 बीसी के मध्य ये सभ्यता व्हीलर के अनुसार रही होगी। डॉक्टर फ्रैंकफर्ट इस सभ्यता को 2800 ईस्वी का मानते हैं। और डॉक्टर फॉबरी जिन्होंने कि इस सभ्यता के बारे में गहन अध्ययन किया है, वो इस सभ्यता को 2800 से 2500 बीसी का मानते हैं। और मेके जो कि इस सभ्यता के बारे में काफी कुछ लिखते हैं, मेके इन्हीं फॉबरी के मत का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि ये सभ्यता 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी के बीच ही रही होगी। तो अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें कि आखिर हम क्या माने, इसकी डेटिंग क्या माने, एक समय तो रहा होगा, तो एक एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज बैठता है करीब 3000 बीसी के आसपास ये सभ्यता अपने चरम पर रही होगी। और ये फिर मैं आपको बता दूं कि हम ये नहीं कह सकते 3000 वर्ष बाद अचानक ये सभ्यता खत्म हो गई होगी। करीबन ये सभ्यता 3000 ईस्वी के आसपास मौजूद रही होगी। इसका अंत कब हुआ होगा इसके बारे में हमको कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है। तो इस सभ्यता का जो समय निर्धारण है उसमें हम ये कह सकते हैं कि अलग इसका जो कालखंड है, इस सभ्यता का जो समय है वो अलग अलग मानते हैं। तो किसी एक मत पर हम नहीं पहुंच सकते, एक एवरेज ले सकते हैं, एक औसत ले सकते हैं। और उस औसत के आधार पर हम ये कह सकते हैं करीबन 3000 बीसी के आसपास ये सभ्यता रही होगी। और इसी आधार पर डॉक्टर फ्रैंकफर्ट ये कहते हैं कि ये बिना किसी संदेह के निर्धारित हो चुका है। यानी फ्रैंकफर्ट ये बात कहते हैं कि ये कुछ हो चुका है। ये निश्चित रूप से हमें हमारे पास जानकारी है कि भारत ने एक ऐसी संस्कृति के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की थी जिसने यूनानियों से पहले इस विश्व को सभ्य बनाया था। यूनानियों से पहले इस विश्व को सभ्य बनाया था। फ्रैंकफर्ट जैसे इतिहासकार इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भारत एक ऐसी संस्कृति को जन्म दे चुका था जब यूनान भी नहीं था, रोम भी नहीं थे, परंतु उन रोमन और यूनानी सभ्यताओं से पहले भारत एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर चुका था जिसने यूनानियों को भी सभ्य बनाया होगा। तो हम इस सभ्यता के का जो काल निर्धारण है इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और अलग अलग विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब आइए हम इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि ये सभ्यता क्या अकेली थी या फिर दुनिया की और सभ्यताओं से भी इसका कोई संबंध था। ये और दुनिया की और सभ्यताओं से भी संबंध रखती थी या ये अकेलेपन में ही अपने आप को विकसित करती थी। परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी सभ्यता सिर्फ अपने में ही सीमित रहे, उसका कहीं न कहीं किसी बाहरी समाज से भी कोई संपर्क रहा होगा। तब इस बात की जानकारी हमको कैसे मिलेगी कि इस सभ्यता का संबंध या इस सभ्यता का संपर्क किसी और सभ्यता से भी रहा होगा। बहुत मुश्किल काम है ये इस बात की जानकारी कि जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं तो वो खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं उनसे हमको उगलवाना है, उनसे हमें कहलवाना है कि उस सभ्यता के बारे में कुछ सच्चाई जानने की कोशिश हम उन सभ्यता के अंदर जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनसे करते हैं। यानी कि वो वस्तुएं जो मूक हैं, जो मौन हैं, उन वस्तुओं से हम उस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो एक और प्रश्न आता है कि क्या ये सभ्यता और सभ्यताओं के भी संपर्क में थी, क्या और सभ्यता भी इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते थी? तो और सभ्यताओं से संपर्क का मतलब शायद व्यापार करते होंगे वो लोग, और व्यापार करते होंगे तो व्यापार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन होते होंगे? तो व्यापार के लिए उस युग में बैलगाड़ी एक सशक्त साधन था। और सैदा सभ्यता के अंदर ये माना जाता है बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था, क्योंकि हमको बैल के अवशेष मिले हैं, बैल के चित्र मिले हैं, बैलगाड़ियां होती होंगी
जिनके पहिए कठोर होते होंगे, उन बैलगाड़ियों के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता के बीच अवश्य होता होगा। तो सबसे पहले बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था और दूसरी बात जल नौकाओं का भी प्रयोग यहाँ पे होता था। ये जो सिंधु नदी थी वहां पर जल नौकाओं के माध्यम से वस्तुएं एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता के अंदर पहुंचाई जाती हैं और इस शायद सैना नदी के माध्यम से वो समुद्र तक पहुंचते होंगे और समुद्र से उनका व्यापार और देशों में भी होता होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इक्के जैसे वाहन वहां पर अवश्य रहे होंगे जो कि आवागमन को सुलभ बनाते होंगे। प्राचीन जो संस्कृतियां मिली हैं उसमें इस तरह की गाड़ियां जो पशुओं के द्वारा खींची जाती थी, व्यापार के लिए प्रयुक्त की जाती थी। ऐसे बैलगाड़ियां, इक्की जैसी गाड़ियां हमको प्राप्त होती हैं या चित्र प्राप्त होती हैं, तो उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये सभ्यता सिर्फ अपने में सीमित नहीं थी, इनके लिए इक्की या बैलगाड़ी के माध्यम से ये सभ्यता किसी और सभ्यताओं के संपर्क में भी रहती होंगी, वहां से भी ये लोग व्यापार करते होंगे। अब वहां पे हमको जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उन वस्तुओं के आधार पर भी हम ये अनुमान करते हैं कि इन सभ्यता का संपर्क और सभ्यताओं से भी रहा होगा। क्यों बहुत बार ऐसा होता है कि सैन्य सभ्यता में ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो सिंधु घाटी में होती ही नहीं। अब कोई वस्तु ऐसी है जो उस जगह पर होती ही नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि वो वस्तु कोई और लेके आया होगा और कहीं से वो वस्तु आई होगी, चाहे वो व्यापारी के माध्यम से आई हो या किसी और माध्यम से आई हो। परंतु चूंकि सोने चांदी जैसी वस्तुएं मिली हैं, हमको तांबा मिला है, तो ऐसी वस्तुएं जो हैं सोना चांदी तांबा, ये वस्तुएं सैन्य सभ्यता के अंदर नहीं होती, सिंधु प्रदेश में नहीं मिलती। तो ये वस्तुएं चूंकि वहां नहीं मिलती इसलिए कहीं से और आई होंगी। इनका संबंध निश्चित रूप से और किसी सभ्यताओं से रहा होगा। जैसे अगर तांबा है तो खेतड़ी या राजस्थान से ये तांबा सैन्य सभ्यता तक पहुंचता होगा। तो ये सोना चांदी तांबा जो है वो बाहर से मंगाया जाता होगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि तांबा शायद राजस्थान से आता होगा, और जो सीप है हमको बहुत बड़ी मात्रा में सीप मिली है, सीप काठियावाड़ से आती होगी, और देवदार की लकड़ी हमको मिली है। देवदार के वृक्ष सैन्य सभ्यता के अंदर या सैन्य जो संस्कृति है वहां नहीं होते देवदार के वृक्ष, ये हिमालय का वृक्ष है, और ये देवदार की लकड़ी जो है वो हिमालय के किसी प्रदेश से आती होगी। तो मैंने आपको बताया कि कैसे पता करते हैं कि उनका संबंध दूसरी सभ्यताओं से है। तो जो वस्तुएं हमको वहां पर मिली हैं वो वस्तु वहां पर होती है या नहीं होती। अगर होती है तो ठीक है, वहीं की है, तो अगर नहीं होती तो वो कहीं बाहर से आई होंगी, और अगर बाहर से आई होंगी तो निश्चित रूप से व्यापार के माध्यम से वो आई होंगी। अगर वो प्रचुर मात्रा में मिली है तो निश्चित रूप से वो बाहर से वो मंगाई जाती होंगी। तो सोना चांदी देवदार सीप ये ऐसी वस्तुएं थी वहां तो नहीं होती, परंतु वहां पाई जरूर जाती होंगी। तो इससे हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि सैन्य सभ्यता के अंदर जो वस्तुएं वहां नहीं होती थी वो वस्तुएं वो किसी बाहरी सभ्यता से मंगाते थे। इस तरह उनका जो विदेशी व्यापार था वो बाहरी सभ्यताओं के साथ होता रहा होगा। फिर सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हमको मिली है, सैन्य सभ्यता के अंदर जो मोहर मिली है वो हमको मेसोपोटामिया में मिली है। तब सवाल यह है कि सिंधु सभ्यता की मोहर मेसोपोटामिया तक कैसे पहुंच गई। वहां वो मोहर पहुंचाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा। तो अगर वो मोहर मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली है, इसका मतलब ये है कि व्यापारी जो सैन्य सभ्यता के व्यापारी होंगे या मेसोपोटामिया के जो व्यापारी होंगे वो व्यापारी उन मोहरों को वहां ले गए होंगे। यानी कि कोई न कोई वस्तुओं का आदान प्रदान इन मोहरों के माध्यम से मेसोपोटामिया और सैन्य सभ्यता के बीच निश्चित रूप से रहा होगा। तो ये जो मोहर जो मेसोपोटामिया में मिली है वो इस बात की जानकारी हमको देती हैं, इस बात की पुष्टि करती है कि सैन्य सभ्यता का जो संपर्क था, इनका जो व्यापार था वो दूसरी सभ्यताओं से भी रहा होगा। सर जॉन मार्शल की एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं कि सिंधु सभ्यता के शहरों में बनी वस्तुएं दज्जलों और फरात के बाजारों में बिकती थी। दोबारा सुन लीजिए, सिंधु सभ्यता के शहरों में बनी हुई वस्तुएं दज्जलों और फरात के बाजारों में बिकती थी, और अरब सागर के किनारों से लाई गई मछलियां मोहनजोदड़ो के भोजन में शामिल थी। यानी कि अरब सागर से वहां पर अरब सागर के तटों से मछली मोहनजोदड़ो तक पहुंचती थी, और
मोहनजोदड़ो से बनी हुई वस्तुएं जो है वो दर्जन फरात के बाजारों में बिकती थी। तो हम जो मार्शल का कथन है उस कथन के आधार पर हम ये अच्छी तरह कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो संपर्क था वो दर्जन फरात और अरब सागर के माध्यम से दुनिया के और क्षेत्रों में भी अवश्य रहा होगा।